वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द फ्यूचर जजेस। कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ हो गए, अच्छे से हो गए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्शन 18 ऑफ द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जब हम बात करते हैं वाइफ के मेंटेनेंस के रिगार्डिंग, तो वाइफ को जो मेंटेनेंस प्रोवाइडेड है हिंदू लॉ में, वो दो स्टेट्यूट में प्रोवाइडेड है। और वो कौन से दो स्टेट्यूट हैं? एक है आपका हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जिसमें सेक्शन 24 जो है वो डील करता है मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट के रिगार्डिंग, और आपका सेक्शन 25 है जो कि डील करता है परमानेंट एलिमनी के रिगार्डिंग। और जो दूसरा जो स्टेट्यूट है जो वाइफ को मेंटेनेंस प्रोवाइड करता है वो कौन सा है? दैट इज हिंदू अडॉप्शन एंड द मेंटेनेंस एक्ट 1956। उसका सेक्शन 18 है जो कि वाइफ को मेंटेनेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो अब एक जो सवाल जो है हमारे माइंड में ये आ जाता है कि दो स्टेट्यूट हैं जिसमें वाइफ को मेंटेनेंस के लिए प्रोवाइड करा गया है, तो क्या इन दोनों में स्टेट्यूट में किसी तरह का कोई भी डिफरेंस है या फिर ये दोनों के दोनों सेम ही हैं? तो जब हम बात करते हैं कि अगर वाइफ जो है मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर रही है सेक्शन 18 ऑफ द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में, तब वाइफ वहां पर क्या कर सकती है? तब वाइफ वहां पर आपका सेपरेट इंडिपेंडेंट सूट फाइल कर सकती है। सेपरेट इंडिपेंडेंट सूट। लेकिन अगर वाइफ जो है मेंटेनेंस क्लेम कर रही है अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट, तब वहां पर वाइफ जो है वो आपका सेपरेट इंडिपेंडेंट सूट फाइल नहीं कर सकती है, बल्कि हिंदू मैरिज एक्ट में जो भी प्रोसीडिंग चल रही होती है उस प्रोसीडिंग में वाइफ क्या करती है? एप्लीकेशन लगाती है। वाइफ क्या करती है? वाइफ एप्लीकेशन लगाती है। तो जब आप सेक्शन 24 या 25 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ोगे, तब वहां पर लिखा होगा इन एनी प्रोसीडिंग एन एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड। तब यहीं से हमें पता चल जाता है कि हिंदू मैरिज एक्ट में वाइफ जो है अगर मेंटेनेंस क्लेम कर रही है, तब वाइफ वहां पर आपका सेपरेट इंडिपेंडेंट सूट फाइल नहीं कर सकती है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा सेक्शन 18 ऑफ द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। सेक्शन 18 क्लॉज 1 जो है वो क्या बोलता है कि इफ एनी मैरिज सॉलेमनाइज्ड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, देन द वाइफ इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। तो यहीं इसी पर्टिकुलर लैंग्वेज से हमें तीन चीजें पता चल जाती हैं कि सेक्शन 18 क्लॉज 1 क्या कर रहा है। सेक्शन 18 क्लॉज 1 जो है वाइफ को मेंटेनेंस प्रोवाइड कर रहा है, कब तक के लिए? लाइफ टाइम के लिए। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है कि ये जो पर्टिकुलर मेंटेनेंस जो है वो किस किस चीज के रिगार्डिंग अप्लाई होता है? एनी मैरिज सॉलेमनाइज्ड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। इसीलिए रेट्रोएक्टिव एप्लीकेशन होता है। और ये पर्टिकुलर प्रोविजन सेक्शन 18 क्या कर रहा है? ये वाइफ को लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है कि वाइफ को फ्यूचर में किसी तरह का पोटेंशियल फाइनेंशियल हार्डशिप फेस ना करना पड़े। तो ये था आपका सेक्शन 18 क्लॉज 1। आगे चलते हैं। सेक्शन 18 क्लॉज 2 जो है वो क्या बात कर रहा है? सेक्शन 18 क्लॉज 2 बात कर रहा है कि जो वाइफ जो है वो एंटाइटल्ड है टू लिव सेपरेटली एंड टू क्लेम मेंटेनेंस, लेकिन उसके रिगार्डिंग ग्राउंड्स प्रोवाइडेड हैं कि इन ग्राउंड्स में वाइफ जो है वो क्या कर सकती है? वो आपका सेपरेटली लिव कर सकती है और मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। चलिए देखते हैं कि क्या क्या ग्राउंड्स हैं। सबसे पहला ग्राउंड आ जाता है डिजर्शन का। अगर हस्बैंड ने विदाउट एनी रीजनेबल कॉज वाइफ को डिजर्ट कर दिया है, तो वाइफ जो है सेपरेटली लिव करते हुए भी हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। डिजर्शन जो है वो दो तरीके का होता है, दैट इज मेंटल डिजर्शन एंड फिजिकल डिजर्शन।
सेकंड, अगर हस्बैंड जो है वो वाइफ के साथ क्रुएल्टी कर रहा है, अगेन क्रुएल्टी भी जो है वो दो तरीके की होती है, फिजिकल क्रुएल्टी एज वेल एज मेंटल क्रुएल्टी। और जो तीसरा जो ग्राउंड है वो क्या है, दैट इफ द हस्बैंड हैज अनदर वाइफ लिविंग, अगर हस्बैंड की जो है अनदर वाइफ लिविंग है तो जो वाइफ जो है वो सेपरेटली लिव करते हुए मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। अब यहां पर सवाल ये आ जाता है कि क्या वाइफ ऑफ अ वॉइड मैरिज भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अंडर सेक्शन ऑफ द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। तो एक बार इस पर्टिकुलर पॉइंट को समझते हैं कि देखिए हमारा हिंदू मैरिज एक्ट की जब हम बात करते हैं वो कब इन्फोर्स हुआ, वो इन्फोर्स हुआ 1955 में। अब जब हमारा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में इन्फोर्स हुआ तो उसका सेक्शन 5 क्लॉज 1 क्या बोलता है, सेक्शन 5 क्लॉज 1 बोलता है दैट द नाइदर पार्टी शुड हैव अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। और अगर कोई भी पार्टी टू द मैरिज का कोई भी अगर स्पाउस लिविंग है तब वो पर्टिकुलर मैरिज क्या हो जाएगा, तब वो पर्टिकुलर मैरिज वॉइड मैरिज हो जाएगा। इट मींस कि ये जो पर्टिकुलर स्टेज है यहां पर आपका हिंदू मैरिज एक्ट क्या हो रहा है, वो एनफोर्स हो रहा है। इससे पहले एच क्या करता है, यहां पर इस स्टेज पर डब्ल्यू से शादी करता है। तो डब्ल्यू कौन हुई, लॉफुली वेडेड वाइफ हुई। अब उसके बाद आपका हिंदू मैरिज एक्ट यहां पर आ गया और आफ्टर द हिंदू मैरिज एक्ट इस स्टेज पर हस्बैंड क्या कर रहा है, मिस्टर एच जो है वो W1 से शादी कर रहा है। अब 1955 एक्ट के अकॉर्डिंग ये जो सेकंड मैरिज हुआ है एच और W1 में, ये मैरिज कैसा होगा, ये मैरिज वॉइड मैरिज होगा। इट मींस ये जो W1 जो है वो आपका लॉफुली वेडेड वाइफ नहीं है। तो क्या ये भी हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है? तो इसी के रिगार्डिंग आपका केस लॉ प्रोवाइडेड है एंड द नेम ऑफ द केस इज चांद धवन वर्सेस जवाहरलाल धवन, 1993 सुप्रीम कोर्ट। और इसमें यही चीज बोला गया था कि जो वाइफ है, द वाइफ ऑफ अ वॉइड मैरिज कैन आल्सो क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 18। और उसके पीछे क्या रीजन दिया गया था, रीजन ये दिया गया था कि जब हम सेक्शन 18 क्लॉज 1 पढ़ते हैं तब वहां पर क्या लिखा हुआ है, any marriage solemnized before or after the commencement of the Hindu Adoption and Maintenance Act। और हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट कब इन्फोर्स हो रहा है, 1956 में इन्फोर्स हो रहा है। और हिंदू मैरिज एक्ट कब इन्फोर्स हो गया है, 1955 में इन्फोर्स हो गया है। उसके बाद भी ये पर्टिकुलर लैंग्वेज लिखा हुआ है सेक्शन 18 क्लॉज 1 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, इट मींस कि जो लेजिस्लेचर का जो इंटेंशन है वो क्या है, वो वाइफ ऑफ अ वॉइड मैरिज को भी कवर करना है कि जो वाइफ ऑफ अ वॉइड मैरिज है वो भी आपका मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अंडर दिस पर्टिकुलर प्रोविजन। चलिए आगे चलते हैं कि और कौन कौन से ग्राउंड प्रोवाइडेड हैं टू लिव सेपरेटली एंड क्लेम मेंटेनेंस। अगर हस्बैंड ने कोई भी कॉन्क्यूबाइन प्रोस्टिट्यूट जो है वो वेडलॉक में रखी हुई है या फिर आउटसाइड द वेडलॉक रखी हुई है। अनदर पॉइंट इज अगर हस्बैंड जो है वो किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और जो लास्ट ग्राउंड है वो क्या है, वो है अदर जस्टिफिएबल कॉजेज। अब ये अदर जस्टिफिएबल कॉजेज में क्या आता है, अदर जस्टिफिएबल कॉजेज में आ जाता है कि सपोज अगर हस्बैंड जो है वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज वगैरह में इन्वॉल्व है तो ये आपका जस्टिफिएबल कॉज है। हस्बैंड जो है वो बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग वगैरह करता है तो ये भी आपका जस्टिफिएबल कॉज में आ जाता है। अब उसके बाद आगे चलते हैं, सेक्शन 18 क्लॉज 3 क्या बात करता है, सेक्शन 18 क्लॉज 3 बात करता है कि जहां पर वाइफ जो है वो एंटाइटल्ड नहीं होगी मेंटेनेंस के लिए। और वो कब एंटाइटल्ड नहीं होगी, पहला जो ग्राउंड है वो है अनचैस्टिटी। अनचैस्टिटी का मतलब क्या होता है,
इमोरल सेक्सुअल लाइफ वाइफ जो है वो आपका लिव कर रही है। अगर वाइफ जो है वो इमोरल सेक्सुअल लाइफ जो है वो आपका लिव कर रही है, देन द वाइफ इज नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस अंडर दिस पर्टिकुलर प्रोविजन। और जो दूसरा जो ग्राउंड है वो क्या है, वो है आपका रिलीजियस कन्वर्जन। अगर वाइफ जो है वो किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाती है, तब वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है अंडर सेक्शन 18 क्लॉज 3। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था आपका सेक्शन 18 ऑफ द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस के रिगार्डिंग। आई होप अब आप लोगों को ये पर्टिकुलर प्रोविजन समझ में आएगा। तो अगर आपको किसी तरह का कोई भी डाउट है या फिर कोई क्वेरी है, तब आप जो है कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।